नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में आसियान के बारे में पढ़ा था। आसियान बना कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, उसके अंदर 1967 में बना, पिलर्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमने सारा लास्ट टॉपिक में हमने सारा क्लियर करा हुआ था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, चाइना, चीन के बारे में पढ़ेंगे। लीड बाय माउस जब था, माउस के टाइम पे, माओ के टाइम पे था, या रशिया के या सोवियत सिस्टम के टाइम पे इस सिस्टम ने अडॉप्ट कर कैसे कैसे चला, वो चीज़ चाइना रिफॉर्म, हमारा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द चाइना रिफॉर्म। ठीक है, जब जो रिफॉर्म के उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे, वो चीज़ हमारा इंडिया चाइना के रिलेशनशिप भी। ठीक है, कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना लीड बाय माओ। अब क्या था, माओ जो लोग थे उनके लीड बाय, उनके कंट्रोल में हमारा जो चाइना चल रहा था, उससे रिगार्डिंग ये टॉपिक आता है हमारा कि जो इसकी इकोनॉमी थी, वो इसकी इकोनॉमी थी वो किस पे बेस थी। जब माओ उसको लीड कर रहे थे उस टाइम चाइना की इकोनॉमी क्या बेस, किस बेस थी, सोशलिज़म पे। और सोशलिज़म क्या होता है, सोशलिज़म क्या होता है कि जो सरकार काम करती है या फिर जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, वो सोशलिज़म में काउंट होता है। ठीक है, हाँ, सोशलिज़म में काउंट होता है। ठीक है, चाइना प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि चाइना प्रोवाइड करता है अपने लोगों को, सिटीजन्स को, क्या, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ और हमारा एजुकेशन, जो कि कंपेयर किया जाए तो डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी आगे थे इन चीज़ों में। ये इन चीज़ों में डेवलप कंट्री से ज़्यादा आगे था हमारा चाइना, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड करने में, है ना। चलो, तो अब आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। उसका ट्रेडिशनल जो मेथड था वो एग्रीकल्चर बेस ही था। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था, इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था, वो खाली बस वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था कि फार्मिंग। ठीक है, अगला आता है हमारा चाइना रिफॉर्म। भाई जो अब सोशलिज़म था, हमारा ये सारी चीज़ें थी, इसके अंदर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर बेस्ड था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। अब उसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए उसमें सोचा गया, किया गया, जो रिफॉर्म किए गए या वो चेंजेस किए गए, वो कब किए गए, रिलेशनशिप विद US 1972। सबसे पहले इसने क्या किया, चाइना ने 1972 में चाइना से अमेरिका से रिलेशन स्टार्ट कर दी, जो कि उसके लिए बहुत, सबके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था कि भाई अचानक से चाइना ने US से कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उसने रिलेशनशिप स्टार्ट करे तो चाइना ने अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे ओपन कर दिया कि हाँ भाई, मैं भी किसी कंट्री से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रपोज्ड बाय चाओ एनलाइन इन 1973। इन्होंने जो चाओ एनलाइन वहाँ के लीडर थे या नेता थे, प्रेसिडेंट बोलो, जो भी बोल लो वहाँ के, तो एक ही होता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है वहाँ का ही लीडर होता है, नेता होता है, प्रेसिडेंट जो वहाँ का, है ना। तो चाओ एनलाइन क्या होता है, चाओ एनलाइन ने 1973 में एक रिफॉर्म किया। रिफॉर्म के लिए प्रपोजल लेके आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने के लिए, हमारे टेक्नोलॉजीज़ में, एक हमारा सेना में, वो सारे रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल लाए 1973 में। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और ये वाला भी आता है। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी देंग शाओपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओपन डोर पॉलिसी देंग शाओपिंग अनाउंस इन 1978। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ओपन डोर इकोनॉमी जो है देंग शाओपिंग के द्वारा ही या थ्रू अनाउंस हुआ था 1978 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता कैसे कि 1978 में जो क्या नाम है, चाइना ने अनाउंस किया था ओपन डोर पॉलिसी, वो कब, वो किसने की थी, उस लीडर का नाम बताओ, या फिर वो कब हुआ था। इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है। प्राइवेटाइज्ड एग्रीकल्चर इन 1982। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर को उन्होंने प्राइवेट कर दिया कब, 1982 में। और देन इंडस्ट्रीज़ इज़ 1998 में इन्होंने इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर दिया। WTO पे चाइना ने साइन कब कर रहे थे, 2001। ये भी ऑलरेडी 2019 के बोर्ड में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसे बता रहा था। और एक बात क्या है कि जो ये चीज़ें होती हैं, अब क्या होता है, रिफॉर्म हो गया, इसको जो लीड कर रहे थे, जो सारी चीज़ें हो गई, चेंज भी किया गया। अब जाहिर सी बात क्या है कि अगर हम कोई चीज़ रिफॉर्म करते हैं, अब रिफॉर्म करेंगे उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे ना। जैसे हम क्या नाम है, पहले टेलीफोन हुआ करता था, ठीक, अभी भी ऐसी बात नहीं है, बट वो पहले टेलीफोन हुआ करता था, उतना रेडिएशन नहीं हुआ करती थी, बट अब मोबाइल्स आ गए तो अब रेडिएशन ज़्यादा हो गई हैं, नेटवर्क ज़्यादा लग गए हैं, तो जैसे क्या हो गया, रेडिएशन फैल गई। रेडिएशन फैलने की वजह से लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना हर चीज़ का। जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है वो एक तरफ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देंगे। तो वही चीज़ हुआ चाइना के साथ भी, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ चाइना के साथ रिफॉर्म में। क्या हुआ कि ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सभी मेंबर्स का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे।
अब जैसे होता है ना रिफॉर्म किया गया तो सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, जैसे सभी लोगों का विकास होना चाहिए, उस टाइम पे सब लोगों का नहीं हुआ था, कुछ गिने चुने लोग थे या कुछ जो क्या नाम है जो स्टेबल लोग थे उनका डेवलपमेंट हुआ था, जो गरीब थे बेचारा गरीब था उस टाइम पे तो, है ना। तो वो चीज़ हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब भाई पहले एम्प्लॉयमेंट था, अगर आपने देखा हो माओ के टाइम पे पहले एम्प्लॉयमेंट था ज़्यादा, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं था, बट इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो रिफॉर्म हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट इज हाउ ड्यू टू दी अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे ही उन्होंने सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ उन्होंने कन्वर्ट करा वैसे उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैव ग्रेटली डैमेज द इन्वायरमेंट। अब कुछ भी होता है, अब देखो क्या होता है कि अगर हम क्या नाम है डेवलपमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज़ लगती हैं, फैक्ट्रीज जब यूज़ होती हैं उनमें धुआं निकलता है या उन्होंने जो पानी निकलता है केमिकल वाला, उससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो यही टाइम हुआ हमारे, उसने डेवलपमेंट करा, उसने धुआंधार अपना अच्छा करा डेवलपमेंट करा, जैसे डेवलपमेंट करता चला गया उसकी एनवायरनमेंट भी ख़राब होता चला गया। एनवायरनमेंट आज भी बीजिंग में भी काफ़ी सारा पोल्यूशन है, वहाँ पर नॉर्मल बंदा बिना मास्क के घूम नहीं सकता, बहुत किसी को बहुत इरिटेट होते हैं, जो दमे की बीमारी होती है ना, अस्थमा की बीमारी वाले जो लोग होते हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग वहाँ मास्क लगाए ताकि उनको एयर फ्रेश, मतलब एयर थोड़ी फिल्टर होकर मिले, फ्रेश क्या मिलेगी, ठीक है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड इन चाइना। अब क्या हो गया कि करप्शन इंक्रीज हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव में और सोशल लाइफ में। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था जो कंट्रोल करता था तो उसमें भी करप्शन होने लग गया, जो सोशल लाइफ हो गई थी उसमें करप्शन बढ़ गया। तो भाई कैपिटलिज्म लाया तो करप्शन लेके आ गया साथ में, है ना। तो सारी चीज़ें बढ़ गई, करप्शन भी बढ़ गया, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ सभी लोगों का, और एनवायरनमेंट भी ख़राब हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हुई हमारे इकोनॉमिक जो उन्होंने रिफॉर्म करे थे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उनके किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया और चाइना के रिलेशन की। इंडिया चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग से ही अच्छे ऐसे ख़राब नहीं थे। स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था, उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, ठीक थे, नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अब क्या हुआ था कि जब 1950s में सबसे पहले जो तिब्बत वाला इशू क्रिएट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या हुआ था कि दलाई लामा जो वहाँ के तिब्बत के जो वहाँ के एक राजा था, राजदूत जो एक बेचारा बचा हुआ था, वो हमारे भारत में आया था। उस टाइम पे सपोर्ट भारत ने शरण दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना बोलता था कि नहीं इसको इंडिया जो है वो चाइना के इंटरनली जो उसके रिलेशंस हैं या फिर इश्यूज़ हैं उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए चाइना इंडिया को ब्लेम करने लग गया, ठीक है। और 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया हार गया था, ठीक है। तो अभी जो वॉर हुआ था इसे देखो पता है क्या, इसमें हारने के जो पीछे पर्पस क्या था, हमारे पास वेपन्स नहीं थे। अब क्या हुआ था कि जब इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे खासे रिलेशन चल रहे थे, तो रिलेशन चलते टाइम पे क्या बोला गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। तो इस टाइम पे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे उन्होंने बोला था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं वेपन्स की, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब कोई हमारे जैसे जो पड़ोसी देश है वो हम पे कोई अटैक करने वाला है नहीं। तो इसलिए उस टाइम प्रोडक्शन हुई, इस टाइम हुई नहीं थी। प्रोडक्शन ना होने के कारण हमारे पास वेपन्स नहीं थे, वेपन्स ना होने के कारण हम चाइना से वॉर हार गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब चाइना हेल्प करता है पाकिस्तान को, भैया जैसे ही वॉर होने लग गया तो इनडायरेक्टली चाइना सपोर्ट करने लगा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट में रहता है, हर बार पाकिस्तान का मुद्दा उठाता रहता है, आतंकवादी भेजता रहता है, इंडिया को डिस्टर्बेंस करता रहता है, इंटरनली जो इसकी सिक्योरिटी है वो ख़राब करता रहता है, उस चीज़ को ब्लेम करता रहता है हमारा पाकिस्तान, और चाइना भी इस चीज़ को उसमें सपोर्ट करता है। एक हमारा इसके अंदर आता है UNSC, इफ़ यू कैन सी UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब क्या है, इसको मैं डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे अब 6 चैप्टर, बट मैं ऐसे बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर मिलती है, जो उसको मेंबर होता है, 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर अभी हैं हमारे, एक चाइना जिसमें से एक शामिल है हमारा। तो चाइना क्या है कि वो चाइना इंडिया को हर बार UNSC में मेंबर बनने से रोक देता है अपनी वीटो पावर का यूज़ करके। तो ये हमारा एक पॉइंट बनता है कि रिलेशन इस टाइम पे ख़राब है। बट एक टाइम आया था 1980s के टाइम पे, 1980s के टाइम पे क्या हुआ था, 1980s के टाइम पे क्या हुआ था
कि हमारे इंडिया और चाइना में थोड़े जो रिलेशनशिप थे वो थोड़े चेंज होते चले गए थे। हमारे क्या नाम है उनका, राजीव गांधी साहब हमारे उस टाइम पीएम थे हमारे, और पीएम जैसे थे उनके बीच में रिलेशन बनते गए। उन्होंने जब वहाँ दौरा करा वहाँ के, फिर यहाँ पे आया तो धीरे धीरे वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, और वो मिलियंस में चला गया वो ट्रेड, अब बिलियंस में है वो। ठीक है, तो जो बिलियंस में ट्रेड्स आज वो ये कंडीशन है। बट अभी भी क्या कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो डिफरेंट है। इकोनॉमी से अगर ट्रेड को अलग हटा दे तो बिल्कुल भी रिलेशन ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया चाइना का मतलब इशू, हमारा इंडिया चाइना हो गया, हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया चाइना रिफॉर्म के, हमारा चाइना लीड बाय माओज हो गया, रिफॉर्म क्या हुआ, ये सारी चीज़ के अंदर होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। एंड ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।